ध्यान से जो पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग जो आपका जो चैप्टर है वो आज का लेक्चर नंबर क्या है? 2 है। क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। सम चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर अप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप लोग एटम जानते हैं। क्या जानते हैं? एटम। आखिर एटम क्या होता है? ठीक है, अगर एटम का बात किया जाए, ठीक है, तो एटम किसको बोलते हैं? एटम बोलते हैं क्या? आप लोग बहुत सारा बच्चे क्या किए होंगे, सिर्फ इतना डिफिनेशन को देखे होंगे। क्या देखे होंगे? सिर्फ इतना डिफिनेशन को कि इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। ठीक है, यहीं पे बच्चे छोड़ देता है, लेकिन गलत है। होता है क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक्स प्लेस करता है। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जो कि क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में टेक्स प्लेस करता है। बच्चा मोस्टली क्या करता है? यहीं तक लिख के छोड़ देता है, तो वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि हम अगर मैटर, तो मान लीजिए पेन है, तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो आपका हिग्स बोसन पार्टिकल है, मतलब गॉड पार्टिकल है। उससे थोड़ा बड़ा देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना। पर हम लोग एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसे बोल सकते हैं? इससे भी बड़ा बड़ा बहुत सारा पार्टिकल है। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिएगा विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, आगे क्या है इसका। इतना जानने के बाद में एटम, अब इसके बाद आता है तो मॉलिक्यूल। तो देखिएगा मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? बस इतना ही, और कुछ नहीं। एग्जांपल के तौर पर बात कर लीजिएगा, H2 लिखते हैं तो H2 में कितना एटम है? तो यहाँ पे कितना एटम है? 2 एटम है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल कितना है? यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है? 1 मॉलिक्यूल है। क्या है? 1 मॉलिक्यूल। 2 एटम 1 मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? अगर और भी ज्यादा देखते हैं, अगर मॉलिक्यूल हो गया हमारा, ठीक है, अब आता है क्या? कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड को अगर देखते हैं तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इट इज ग्रुप ऑफ एटम हैविंग फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो होता है ना बिटवीन देम एंड। क्या होगा? फिक्स रेशियो होगा। और क्या होगा? इट इज ग्रुप ऑफ एटम हैविंग फिक्स रेशियो बिटवीन देम एंड। और उसके बाद क्या होगा? देखिएगा, एंड उसके बाद लगाने के बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक लाइन लिखेंगे। लाइन लिखना ये है हमें कि लाइन हमें ये लिखना है कि एंड लॉसेस इट्स प्रॉपर्टी, losses its constituent particle, प्रॉपर्टी। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी। बात समझ में आया? तो ये आपका एटम का हो गया डिफिनेशन, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल का हो गया, और ये क्या हो गया? कंपाउंड का हो गया। इतनी बात समझ में आई अच्छी तरह से? ओके, ठीक है। अब देखिएगा, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, क्या है, हम मिटा देते हैं। ओके, अब एक और बात जान लीजिए, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा एक और बात जान लीजिए, क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे H2 प्लस O2 और यहाँ पे H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एटम कितना है? जो ब्लू वाला से यहाँ पे एटम कितना है? 2 एटम है। यहाँ पे भी कितना है? 2 ही एटम है। और यहाँ पे एटम कितना है? 2 और 1, कितना एटम हो गया? 3 एटम हो गया। अगर इसका अगर मैथमेटिकल रूप में अगर बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप लोग बैलेंसिंग तो पढ़ के आए ही हैं ना। 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे।
यहाँ पे एटम, अब देखिएगा तो एटम पहले जब था तो कितना था, एक मिनट रुकिए, इसको बाद में लिख दूंगा ताकि अच्छे से। यहाँ पे कितना है मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी कितना है 1 मॉलिक्यूल है, और यहाँ भी कितना है 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। पर अगर मॉलिक्यूल, मोल नहीं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पर अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर बैलेंस कर देते हैं इसी रिएक्शन को, जैसे क्या करते हैं 2H2 प्लस O2 और क्या मिलता है यहाँ पे हमें H2O, तो 2H2 प्लस O2 और यहाँ पे क्या मिल गया H2O, तो 2A2O2 हो गया, H2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हो क्या देखिएगा, बैलेंस कर दिए, ओके। अब यहाँ पे कितना एटम है, देखिए यहाँ पे एटम कितना है, 2 एटम था एक मॉलिक्यूल में, पर 2 मॉलिक्यूल में कितना एटम हो गया, तो 4 एटम हो गया। कितना एटम हो गया, 4 एटम। मॉलिक्यूल कितना हो गया, 2 मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे एटम का बात किया जाए तो कितना एटम हो गया, 2 एटम। मॉलिक्यूल कितना हो गया, 1 मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो एटम कितना हो जाएगा, एटम हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6 एटम, कितना हो जाएगा 6 एटम। और मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो मॉलिक्यूल और इसका डिफरेंस समझ में आया। अब देखिए थोड़ा कंपाउंड पे जा रहे हैं, कंपाउंड का क्या है, बोर्ड पे से लिख लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा, ठीक है। लिख लिए, पॉज करके लिख लीजिए, ओके ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए जितने भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड का थोड़ा बहुत डिफरेंस देखते हैं। तो देखिएगा मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड क्या है। ये देखिए इस चैप्टर जो है आपका वो मोस्टली क्या है, आपका कॉन्सेप्ट का बिल्डअप है। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि आप जो पढ़े हैं अभी तक उसी के पूरा बिल्डअप पे चलता है, तो उसी को हम लोग पूरा रिफ्रेश कर रहे हैं। कुछ कुछ गलत पॉइंट माइंड में रखे होंगे, वो सबको बस रिफ्रेश करके जो भी नेगेटिव पॉइंट है सबको हटा रहे हैं, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको बस एक तरफ रखिए, ताकि आगे के चैप्टर्स में और इस चैप्टर में भी समझ में आए। ओके, तो अब आगे देखते हैं। ये हो गया आपका क्लियर, ये हो गया। अब देखिएगा अगर देखना है तो अब देखिए ग्रुप ऑफ एटम हो गया, इट इज ग्रुप ऑफ एटम, ये भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ओके अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है कि अगर मॉलिक्यूल जितने भी है, पॉइंट ये है कि एवरी कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। जो भी कंपाउंड है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। पर जो भी, बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट, मॉलिक्यूल्स आर नॉट। इस पे थोड़ा नजर डालते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, देखो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि ये हमेशा न्यूट्रल होगा, तो सॉरी कंपाउंड क्या होगा, हमेशा न्यूट्रल होगा। जैसे अगर कंपाउंड का एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, H2O, ये हमेशा न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं होगा, है ना, ये हमेशा H2O हो जाएगा। और ये क्या है कि इसका प्रॉपर्टी, अच्छा उस पर बाद में बात कर लूँगा। अब यहाँ देखो पहले ये जो लाइन लिखा हूँ, जैसे मान लो कि SO4 ये क्या मॉलिक्यूल है, तो बिल्कुल ये मॉलिक्यूल है। क्या ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड नहीं है। क्यों, क्योंकि कंपाउंड हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम लिखते हैं यहाँ पे एक और डिफिनेशन, एक और एग्जांपल, मान लो अगर H2O है, ये क्या है आपका मॉलिक्यूल भी है और ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड भी है। बात समझ में आया, तो ये मॉलिक्यूल भी हो गया, कंपाउंड भी हो गया। यहाँ पे मॉलिक्यूल भी हो गया और फिर कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल है पर कंपाउंड नहीं है। दिक्कत है इतनी, आई थिंक इतना समझने के बाद में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और जो पॉइंट लिखवाएं, जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी है, ये अपना कंस्टिट्यूएंट जिससे ये बना हुआ है उसका प्रॉपर्टी क्या करता है, ये लॉस कर देता है। मतलब की बात क्या है, मतलब की बात ये है ये किससे बना हुआ है। जैसे के तौर पे एग्जांपल के तौर पे देखोगे, अगर H2O है, ठीक है, तो H2O क्या है कि ये किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो पानी का प्रॉपर्टी क्या करता है, पानी क्या करता है,
आग को क्या करता है, बुझाता है, जबकि ऑक्सीजन क्या करता है, आग को क्या करता है, जलाता है, मतलब आग को जिंदा करता है। आपको पता होगा कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, तो दोनों का अपोजिट फंक्शन है। तो बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि सर ये H2O है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी वाटर में क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है भाई, क्योंकि कंपाउंड का प्रॉपर्टी होता है कि अपना कंस्टिट्यूएंट एटम का प्रॉपर्टी को लॉस कर देना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन अपने प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे एक और पॉइंट क्या लिखवाए हैं कि हमेशा इसका फिक्स रेशियो होता है। क्या होता है? फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो का मतलब क्या है कि H2O है तो हमेशा यहाँ पे क्या है, 2:1 रेशियो है, तो हमेशा ये 2:1 ही रेशियो में होगा। अगर CO2 का बात करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 1:2, हमेशा 1:2 ही रेशियो होगा। वाटर बनने के लिए 2:1 रेशियो होना कंपलसरी है, अगर ये रेशियो नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो अब जो टॉपिक देखेंगे वो क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन। क्या होगा? साइंटिफिक नोटेशन। ये छोटा सा टॉपिक है, देखिएगा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। अगर साइंटिफिक नोटेशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन देखिए यहाँ क्या है। साइंटिफिक नोटेशन करने का मतलब क्या है कि साइंटिफिक कोई भी तरीका से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 5 6 7 3 0, अगर इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, हमेशा याद रखिएगा क्या है कि जो भी लिखना है एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। तो एक डिजिट के बाद में क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 6 7 3 और 0। कितना 0 है, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या करेंगे 10⁴। बात समझ में आया? तो यही क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। दिक्कत? तो अब आपको पता है पॉइंट के बाद में 0 हटा देते हैं, तो 0 हटा दिए। एक और क्वेश्चन घर के लिए दे देता हूँ, घर पे देख लीजिएगा। ठीक है, 7 8 9 0 0 8 7 0, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, इसका आंसर ट्राई मैं लिख देता हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितना हो जाएगा 7.89000870। ठीक है, इनटू कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना लिखेंगे 10⁷ 7, 10⁷ हो जाएगा, पर 0 हटा देते तो 0 हटा दिए। बात समझ में आया? तो यही क्या आपका साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, अगर इसका उल्टा करना होगा, जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन है 8 9 7 8 इंटू 10⁶, अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल फॉर्म, मान लीजिए यहाँ पॉइंट भी लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो कितना लिखेंगे, देखिए 8 है 0.978। ठीक है, 10⁶ है, तो 10 आपको कोई बच्चा मन में भी कर लेगा कि 10⁶ है, तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो जो हम पर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10⁶ है, तो 10⁶ 0 लगा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, पॉइंट को हटा देंगे, तो पॉइंट को हटाए तो नीचे में कितना हो जाएगा 1000, 3 0 कट कर दिए, यहाँ कितना हो जाएगा आंसर 8 9 7 8, और यहाँ कितना 0 है, 3 0 है, तो इंटू 1000, यहाँ क्या लिखेंगे 8 9 7 8, और यहाँ पर 10⁻3। बात समझ में आया? यहीं तक आज देखते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, वो देखेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हालांकि आप लोग फिजिक्स में भी पढ़िएगा, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है केमिस्ट्री में भी, इसलिए हमें बताना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होता है। इतना लिख लीजिए, जिसको कोई डाउट है तो फिर मैं व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, तो आज की क्लास में क्या देखेंगे हम लोग, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या देखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें जो सबसे पहला लॉ देखना है वो क्या देखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
मास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको यहाँ पे कंजर्वेशन लगाना है तो फिर सॉल्व क्या मतलब पहले डिफिनेशन लिख लेता हूँ। इसमें लिखेगा क्या, इट स्टेट दैट मास इज neither created nor destroyed। ये क्या कहता है कि मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है इन अ केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आया। ये कहता है क्या है कि मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है इन अ केमिकल रिएक्शन। हो जाएगा, बात समझ में आया। इसका मतलब कहने का मतलब एक और है, क्या कहने का मतलब ये देखिएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए क्या H2 प्लस O2 है तो यहाँ पे क्या है H2 है। अगर ये 5 ग्राम है और ये 2 ग्राम है तो ये कितना होगा, 7 ग्राम होगा। हमेशा इक्वल रहेगा। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि मान लीजिए क्या ये मान लीजिए 3 ग्राम है और यहाँ पे H2O कितना ग्राम है, H2O मान लीजिए क्या 5 ग्राम है तो ये कितना ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा, है ना। ये कहने का मतलब ये है क्या कि हमेशा क्या होता है, मास हमेशा कंजर्व रहता है। मास ऑफ रिएक्टेंट, इधर रिएक्टेंट है इधर प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के बराबर हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इतना समझ में आया। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट नंबर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया। अब देखेंगे क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या देखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके तो अब देखिए क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सेकेंड लॉ क्या देखेंगे, सेकेंड लॉ देखेंगे क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है क्या, इट स्टेट दैट element of compound, ठीक है, have fixed ratio between them according to मास। उसके मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है क्या, मान लीजिए अगर H2O है तो H2O को अगर आप देखेंगे क्या मास के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन का कितना है, मतलब ये है कि इस दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, मास के अकॉर्डिंग होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हाइड्रोजन कितना है 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए फिर डॉट लगा दिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है मास, तो 16 लिख दिया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2:16, यहाँ कितना हो जाएगा 1:8। उसी तरह मान लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या कर दिया हम CO2 का दे दिए, CO2 का निकालना है। CO2 कैसे निकालिएगा, कार्बन है और फिर ऑक्सीजन है, कार्बन का कितना हो जाएगा 12 होता है, ओके, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, पर यहाँ पे कितना एटम है 2 एटम है, तो यहाँ क्या किए 12:32। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 से डिवाइड कर दे तो 3:2 कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आया। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, 1:8 कहने का मतलब ये है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन क्या बनाता है, 1 मॉलिक्यूल H2O बनाता है। कोई आपसे पूछेगा अगर हमारे ये 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, और 24 ग्राम कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 24 ग्राम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। बात समझ में आया। अब इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उसको दिखा देते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ रहा है। ठीक है,
ओके तो अब क्या देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम लोग डेफिनेशन देख लिए हैं, अब इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल कैसा क्वेश्चन रहेगा। इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है क्या कि 3 ग्राम, ऐसा दे रहा हूँ क्वेश्चन, यू हैव 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस, ठीक है। 3 ग्राम कितना आपके पास है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एंड H है, ठीक है, एंड 30 ग्राम O2, फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है, एंड ऑल्सो स्टेट, और बताइए, क्या बताइए, एंड ऑल्सो स्टेट, और हमें बताना है, क्या बताना है, एंड ऑल्सो स्टेट नंबर ऑफ ऑल्सो स्टेट विच सब्सटेंस इज लेफ्ट। बताना है क्या कि इसमें कौन सा सब्सटेंस लेफ्ट है। देखिए आप लोग अभी H2O का निकाले हैं, H2O कैसे निकाले हैं, H2O का लिखे हैं क्या 1:8 रेशियो आप लोग अभी निकाले हैं। तो वैसे ही क्या करेंगे, H2O के लिए 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन लेने के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, 8 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो कितना मॉलिक्यूल पानी बनेगा, बनेगा कितना, 1 मॉलिक्यूल H2O। और अगर नंबर बढ़ाते हैं, अगर 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन कर देते हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, अगर 3 ग्राम कर देते हैं तो 3 गुना 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा कितना, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 8, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 3 मॉलिक्यूल H2O। और गौर करने वाली बात क्या है आपका, 24 ही ग्राम में ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ 3 ग्राम जब लेंगे तो आपके पास कितना ग्राम था, 30 ग्राम ऑक्सीजन था। तो इसका मतलब क्या है, क्या लेफ्ट क्या रहेगा, तो आपको लेफ्ट ले लीजिए, तो आपके पास कितना है कि कौन सा कितना, पहला क्वेश्चन पूछा है कितना मॉलिक्यूल वाटर बनेगा, तो कितना मॉलिक्यूल वाटर बनेगा, 3 मॉलिक्यूल है ना, 3 है यहाँ पे, ठीक है। और आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है क्या कि आखिर कितना कौन बचेगा। देखो 24 ग्राम ऑक्सीजन मेरा इस्तेमाल हो गया, कितना हो गया, 24 ग्राम मेरा इस्तेमाल हो गया, तो बचा कितना, तो इसमें माइनस करेंगे 30 - 24, तो कितना ग्राम हो जाएगा, 6 ग्राम। याद रहेगा 6 ग्राम क्या होगा आपका, बच जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 ग्राम ऑक्सीजन इज लेफ्ट। बात समझ में आई, ठीक है, इतना लिख लीजिए जो लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ओके, ठीक है।